स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में आपको दो टाइप्स के सेल बताए थे हमने, एक गैल्वेनिक सेल था और दूसरा था विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, थोड़ा सा इनका डिफरेंस टाइप में हमने पढ़ लिया था और कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने देखी थी। ठीक है, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इन चीज़ों को जाना था। एक टाइप था हमारा प्रक्रम का, स्वतः प्रक्रम और अस्वतः प्रक्रम, है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसकी भी बात करी थी हमने। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और प्रोसेस के बारे में बात की थी। एक लास्ट में बताया था बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया और अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी उसमें। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से, हेडिंग डालो बेटा, गैल्वेनिक सेल। ठीक है बेटा, इसी को एक नाम और जाना जाता है वोल्टिक सेल। इसी को और क्या कहते हैं हम? वोल्टिक सेल। ठीक है, इसका बेसिक पार्ट तो हमने कवर कर ही लिया था कल, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। इतनी बात हमको समझ में आ गई थी कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बेटा, रासायनिक ऊर्जा दी जाती है। देखो कल लिखवाया था जहाँ, सही है क्या? रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है बेटा? विद्युत ऊर्जा में। ये बात मैं बता चुका था, सही है ना। देखो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल की बात करूँ ना तो गैल्वेनिक सेल का, ये चीज़ें मैं कल डिस्कस कर चुका था इसलिए मैं बात नहीं कर रहा इसके ना। ठीक है, कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में एक एग्जाम्पल है जो अपने सिलेबस में है और वो है बेटा डेनियल सेल। कौन सा सेल है? डेनियल सेल, है ना। तो अब आपसे चाहे गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछे, देखो नाम ये दोनों एक ही है और इसका एक एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? डेनियल सेल। डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में चाहे डेनियल सेल पूछे, चाहे गैल्वेनिक सेल पूछे, चाहे वोल्टिक सेल पूछे, बताना इसके बारे में ही है। उसका बेसिक पार्ट तो हमने पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था बेटा इसमें? कि है ना, पहली बात तो रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, दूसरी बात बताई थी इसमें जो प्रक्रम होता है वो कैसा होता है बेटा? स्वतः प्रक्रम होता है। स्वतः का मतलब डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, तीसरी बात बताई थी इसमें एनोड जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। और कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव। सही है, ठीक है। इसके अलावा भी वो एक और पॉइंट लिखवाया था ना आपको कि प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया और अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आप देखो हुए तो बाद में पता चल जाएगा, ये जो होती है ना वो अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन देखो, समझ में आएगी बात। अभी क्या लिखवाई थी? दो अलग अलग कंटेनर होंगे और उनके अंदर एक में ऑक्सीकरण और एक में अपचयन होगा। अभी पढ़ेंगे डेनियल सेल जब दिख जाएगा आपको अप्रत्यक्ष कैसे होती है ना। ये तो हो गई बेसिक बात है गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या क्या बताओगे? ये इसका काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। दूसरी बात, इसमें जो प्रक्रम होता है वो कैसा होता है? स्वतः प्रक्रम। और स्वतः प्रक्रम में मतलब खुद ब खुद काम करता है, बाहर से किसी को काम कराने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब जो एनर्जी होगी, गिब्ज मुक्त ऊर्जा होगी, उसका मान ऋणात्मक होगा। यानी जहाँ भी स्वतः शब्द जुड़ा है वहाँ समझ जाना नेगेटिव ही आएगा ना। तीसरी बात करिए, एनोड जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा, कैथोड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। किसके अंदर? गैल्वेनिक में। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल क्या है बेटा? डेनियल सेल। ये बात मैं कल लिखवा चुका था, इसको भी देख लेना बाद में, है ना। ठीक है, तो अब इसी का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। तो हम डिटेल से जो पढ़ेंगे ना वो डेनियल सेल को पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात, है ना भाई? आप बोलोगे सर गैल्वेनिक सेल क्यों नहीं पढ़ा, मतलब उसी का एग्जाम्पल है डेनियल सेल, तो हम इसी से सारी मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, अब डेनियल सेल होता कैसे उसको समझना। बेटा दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, तो ये नाम में मैंने जोड़ा ना अप्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन, ये यहां से समझ में आ जाएगा कि दो अलग अलग पात्र लेने हैं। ठीक है, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रोड रखने हैं। हाँ तो भाई इलेक्ट्रोड रख लेते हैं एक एक, है ना। ओके, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, है ना। ठीक है, एक तरफ जो है ना, देखो हमेशा इसका पैटर्न फिक्स है बेटा। लेफ्ट साइड जो बनाएंगे ना हम, वहां हमेशा एनोड को रखेंगे। लेफ्ट साइड का रखेंगे हमेशा एनोड,
तो ये जो बना रहा हूँ ना मैं, वो किसके लिए बना रहा हूँ, ये मैंने एनोड बनाया होगा। तो राइट साइड जो रखेंगे वो हमेशा क्या रखेंगे, कैथोड। इतना सेटअप समझ में आ रहा है ना। जो डेनियल सेल है ना, इसी का पैटर्न पढ़ रहे हैं हम। तो डेनियल सेल में जो एनोड होता है ना बेटा, वो जिंक का बना होता है। एनोड किसका बनाते हैं, जिंक का, ठीक है। जिंक का क्या बना होता है, एनोड। और कैथोड पे आऊं, कैथोड बना होता है बेटा कॉपर का। कैथोड किसका बना होगा, कॉपर का। यहां तक की चीजें समझ में आ रही है। जो जिंक है ना, यानी एनोड जो बना हुआ है, इसको बेटा एक विलयन के अंदर रखते हैं, जिसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। इलेक्ट्रोड जिसके अंदर भी पड़ा हुआ मिलेगा ना, वो विद्युत अपघट्य होता है। तो विद्युत अपघट्य के रूप में जिस धातु का प्रयोग कर रहे हैं, उस धातु का ही लवण लेते हैं। क्या कह रहा हूं, विद्युत अपघट्य के रूप में, यानी इसके अंदर इस बीकर में जो भरेंगे ना, वो क्या भरेंगे, इस धातु का ही लवण भरेंगे, है ना। तो नॉर्मली इसके अंदर बेटा हम जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं। क्या भरा हुआ बेटा इसमें, जिंक सल्फेट लवण, समझ गए। ये विद्युत अपघट्य है। ऐसे इधर है कॉपर है, तो कॉपर का लवण भरेंगे, मतलब समझ गए होंगे। क्या भरेंगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये भरा हुआ है कॉपर सल्फेट। इतनी बातें क्लियर हो रही है। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट में तो जिंक के इलेक्ट्रोड को डुबो के रख रखा है, कॉपर सल्फेट में कॉपर के इलेक्ट्रोड को भर के रख रखा है। ठीक है, यहां तक। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस लिक्विड को और इस लिक्विड को ना। दोनों विद्युत अपघट्य है ना, इन दोनों विद्युत अपघट्य को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इसको आपस में जोड़ने के लिए हम इस तरीके से ये दो, एक नली है, इससे आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना। इसको कहते हैं लवण सेतु। इसको क्या कहते हैं भाई, लवण सेतु। सेतु तो समझ लगे होंगे, पुल को बोलते हैं, है ना। सेतु का मतलब पुल होता है, तो पुल का ही काम कर रहा है एक तरीके से, है ना। लेकिन लवण सेतु बोल रहे हैं, अब क्यों बोल रहे हैं वो बाद में पता चलेगा अभी। ठीक है, दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड है ना, इनको आपस में जोड़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इसका काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो करंट आएगा, उसका मापन करने के लिए मैं कोई गैल्वेनोमीटर यूज कर लेता हूँ। बताएगा तो सही भाई, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो बता दे गैल्वेनोमीटर, है ना। ठीक है, अभी शून्य विक्षेप होगा स्टार्टिंग में, मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इतना पैटर्न समझ में आ रहा है अभी तक, कोई ऐसा खास दिक्कत है नहीं ना। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं बेटा इसकी मैकेनिज्म से, है ना। ध्यान से सुनना, देखो इसको। इतना ये तो पूरा सिस्टम समझ में आ गया। देखो एनोड पर आपको ये कल भी बताया था मैंने, वैसे तो एक वर्ड याद करवाया था आपको, लोन, है ना। इसमें एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ए का मतलब क्या होता है, एनोड। और एन का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव। क्लियर हुई बात, है ना। लोन वर्ड का मतलब क्या, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, जिसको एनोड कहते हैं, वो नेगेटिव रहेगा। सही है ना। लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है ना। तो लेफ्ट साइड यही है। लेफ्ट साइड क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीकरण होगा इसमें। और जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसी को एनोड कहते हैं। ये डेफिनेशन मैं कल लिखवा चुका हूँ। जहाँ ऑक्सीकरण होता है वही एनोड कहलाता है। और एनोड नॉर्मली कैसा रहेगा, नेगेटिव। पर नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ इस सेल में होता है, गैल्वेनिक में। जब दूसरा इसका टाइप्स पढ़ेंगे ना, विद्युत अपघट्य वाला, उसके अंदर पॉजिटिव हो जाता है ना। तो अभी मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए लिखवा रहा हूँ ये वर्ड। अब देखो इस चीज में ध्यान से सुनना कि इस जगह होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कैसे होता है कि ये जो जिंक दिख रहा है ना इलेक्ट्रोड, ये जिंक क्या करता है, अभी तो सॉलिड स्टेट में, इलेक्ट्रोड के फॉर्म में ये, सही है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जिंक में से जिंक के इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो इसका चार्ज रह जाएगा धनावेश। ठीक है, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अरे 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना चार्ज आया, 2 पॉजिटिव, तो जिंक 2+ आएगा। क्लियर हुई के बाद बेटा, ये बात समझ में आई। क्या कहा मैंने, जिंक से जिंक 2+ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना। ये जिंक इलेक्ट्रोड था,
इसने अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस पर 2 चार्ज आ गया प्लस वाला। क्लियर हुई बात? अब ये जब भी आयन होगा ना, आयन तो इलेक्ट्रोड के रूप में रह नहीं सकता, आयन तो क्या होगा, इस अपघट्टे में जाके घुल जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है इसमें से, इसके अंदर से बेटा जिंक 2+ है ना, ये जो था ना ये जिंक के रूप में था, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा के जिंक 2+ बना रहा है जो इस अपघट्टे में जाके घुल रहा है। सही है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर से, ये इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं। ठीक, अब इधर के सेटअप में आते हैं। अच्छा, अभी इसका क्या यूज है वो सब चीजें देखेंगे अभी। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस वाले सेटअप की बात करें बेटा, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि इसके अंदर तो कॉपर है। अब सुनिएगा ध्यान से, कॉपर पे चार्ज स्टार्टिंग में 0 है। अरे 0 चार्ज जिस पर है, क्या वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है? क्या नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन? अरे जबरदस्ती धातु इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेगी? नहीं करती, धातु तो ऋणावेश लाती नहीं है। फिर क्या कहते हैं, तो ये क्या करता है कि कॉपर तो इलेक्ट्रोड तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन जो कॉपर सल्फेट है ना ये ब्रेक होता है बेटा, ये टूटता है कॉपर 2+ और सल्फेट 2- में। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर इस विलयन के अंदर कॉपर 2+ भी घूम रहा है और सल्फेट SO4 2- भी घूम रहा है। सही बात है क्या? है ना भाई, ये ब्रेक हुआ होगा तो ये टूटेगा। अच्छा, तो ये जो कॉपर 2+ है ना, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस इलेक्ट्रोड से होते हुए इस कॉपर 2+ के साथ में कनेक्ट होते हैं। मतलब इस जगह जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, कॉपर 2+ है ना, ये वो जो इलेक्ट्रॉन आए ना दोनों, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में सिंपल बनाएगा कॉपर। समझ गए? मतलब यहां तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रोड टूट करके जिंक 2+ बना रहा था, और जब भी आयन में होगा तो वो आयन कहाँ चला जाएगा बेटा, इस पूरे के अंदर जाके घुल जाएगा। तो उसको हम एक्वस लिखेंगे, जलीय अवस्था में इसके अंदर जाके घुल गया। यहाँ आयन था तो आयन तो इसके अंदर घुला हुआ था पहले से ही, तो ये तो हो गया एक्वस, और इसमें इलेक्ट्रॉन आके जुड़े तो आयन हट गया इसका। तो अब ये जो बन गया कॉपर, ये कॉपर जाके इस जगह जमा हो जाएगा इसके सतह पर, है ना, इसकी सरफेस पर, तो ये बन गया सॉलिड स्टेट में। देखो क्या दोनों चीजें समझ में आई क्या आपको? एक बार इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को देखो, जो समझाना चाहे वो समझ में आई क्या? क्या कहा था मैंने, वापस सुन लेना। एनोड है, एनोड पर से तो जो जिंक का एनोड बनाया है ना, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। स्टार्टिंग में एनोड जिंक का जो है वो सॉलिड स्टेट में, इसने इलेक्ट्रॉन निकाले तो आयन में होगा, और आयन हमेशा अपघट्टे में जाके घुलेगा, इसलिए एक्वस लिखा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है बेटा, कल की डेफिनेशन लिखवाई थी, देखो ऑक्सीकरण और अपचयन में। देखो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो समझ में आया कि एनोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन का गेन करना, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, ये क्या होता है, अपचयन, है कि नहीं? तो इस जगह जो कैथोड है, उस कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो कॉपर नहीं ले सकता था, पता चले जबरदस्ती इसके साथ अभिक्रिया करके नेगेटिव बना दे, नहीं बना सकता, धातु है, धातु ऋणावेशित होती नहीं है। तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो निकल के यहाँ तक आ जाते हैं, फिर ये जो बच रहा है ना सॉल्यूशन विद्युत अपघट्टे, ये विद्युत अपघट्टे क्या करते हैं बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेता है ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ तक आ गए इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, ये कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट की जब इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन होगी तो कॉपर बन जाएगा। अरे उदासीन बैलेंस हो गया ना ये, ठीक है, तो ये कॉपर जाके इसके ऊपर जमा हो गया। मतलब इसमें से जिंक बाहर निकल रहा है जिंक 2+ के रूप में, और इसमें कॉपर 2+ जाके कॉपर के रूप में जमा हो रहा है। सही है ना, एनोड से बाहर निकल रहा है, कैथोड पे जमा हो रहा है, एनोड से बाहर निकल रहा है आयन के रूप में, और इधर से इस अपघट्टे में से जाके जमा हो रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आई? सही है, तो एनोड पर हो रहा है ऑक्सीकरण, कैथोड पे हो रहा है अपचयन। क्लियर हुई बातें? ठीक है, अब इस लवण सेतु का काम क्या है बेटा, इस लवण सेतु के अंदर एक तो भरा जाता है लवण, जैसे मान लिया मैंने KCl लवण भर दिया, KCl लिख सकते हो, है ना, NaCl भी लिख सकते हो, और कोई सा भी लवण लिख सकते हो आप। इसके साथ साथ बेटा एक तो होता है अगार अगार सॉल्यूशन, नाम सुनाए गए,
और इसके साथ में एक चीज और भरी होती है जिलेटिन। ये कुछ नहीं बेटा, जेली जैसा थोड़ा गाढ़ा लिक्विड टाइप में हो रहता है ना, तो कुछ नहीं है, इसका क्या काम क्या है ना, इसमें जो भी भरा रहता है ना, किसमें, लवण सेतु में। तो लवण देखो, लवण तो भर रखा है हमने ये KCl, इसलिए नाम तो क्या रख दिया इसका, लवण। साथ में और क्या क्या भरा है, अगार अगार और जिलेटिन। अब इसमें क्या होता है कि ये अगार अगार और जिलेटिन तो थोड़ा सा चिपचिपा गाढ़ा टाइप में होता है, जो इसको इसमें रखता है। अब क्या है ना बेटा, सर्किट को पूरा भी करना होता है हमें। अरे ये सर्किट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, यहाँ हुआ, पर क्या आपस में कनेक्ट था क्या, पहले नहीं था। तो ये लवण सेतु का काम है सर्किट को पूरा करना। पहला कार्य समझ में आया लवण सेतु का, सर्किट को या परिपथ को पूर्ण करना। बात सही है, परिपथ को पूर्ण करने का काम किसका है, लवण सेतु का। दूसरी बात कि इसके अंदर समझोगे आप तो आपको समझ में आ रहा है कि जिंक इकट्ठा हो रहा है, जिंक 2+ के रूप में। किसमें इकट्ठा हो रहा है, जिंक 2+ में। और इसके अंदर देखोगे ये कॉपर तो जमा हो गया, पर ये SO4 2- बचा हुआ है। समझ में आ रही बात। देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, ये बच रहा है, जिंक 2+ बाहर निकला है ना, तो ये बचेगा। ये तो जाके यहाँ जमा हो गया, तो ये तो हट गया, ये तो कॉपर बन के कॉपर के रूप में इसके ऊपर जमा हो गया, पर अभी भी कौन बचा हुआ है, SO4 2-। सही है। इन दोनों को क्या होता है बेटा, एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा हो रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, तो धनायन और ऋणायनों की सांद्रता अलग अलग बढ़ रही है। जैसे जैसे अभिक्रिया होगी बढ़ती जाएगी सांद्रता, इधर जिंक ज्यादा बाहर निकलेगा, इधर ये सल्फेट ज्यादा निकलेगा ना। इन दोनों को बैलेंस करने का काम होता है इस लवण का। ये KCl है ना, KCl कैसे टूटेगा बेटा, K+ और Cl- में। सही है ना, KCl कैसे ब्रेक होगा, K+ और Cl-, K+ और Cl-, है कि नहीं, अरे ऐसे बनेगा। तो K+ है ना, ये K+ प्लस वाला है, प्लस वाला तो सीधा जाके माइनस वाले से जुड़ जाएगा। ये K+ सीधा जाके किससे जुड़ जाएगा, इस माइनस है ना, इसमें होके हुए। ठीक है, तो इसको समझना। और ये Cl- है, माइनस वाला इस प्लस वाले से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो प्लस माइनस दोनों तरफ बन रहे थे ना, उनको भी बैलेंस करने का काम इस लवण सेतु का है। लवण सेतु के मुख्य रूप से 2 काम है। ऐसे तो ऐसे भी बोल देते हैं, दोनों विलयन को आपस में मिलने से रोकने के लिए। भाई इसकी जगह कोई तार ही पटक देते जोड़ने के लिए, क्या दिक्कत था। लेकिन क्या है, अब ये दोनों मिले भी ना, ठीक है, परिपथ पूर्ण भी हो जाए। और तीसरा सबसे बड़ा काम, ये जो प्लस और ये जो माइनस बच रहा था एक्सेस में, वो बैलेंस भी हो जाए। तो सारा काम ये करता है लवण सेतु। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होगी। लिखवा देते हैं अब, है ना। तो हेडिंग तो आपने डाल रखी है ना, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। सही है, इसमें बस एक लाइन लिखवा देता हूँ, फिर इसी को करें ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं लिखवा चुका हूँ, तो मैं वापस नहीं लिखवा रहा बेटा, है ना। ये कल लिखवा दी, इसलिए उसको रिटर्न वापस नहीं कर रहे हम, इसी को लिख रहे हैं डायरेक्ट। लिखो, गैल्वेनिक सेल का उदाहरण, गैल्वेनिक सेल का उदाहरण डेनियल सेल होता है। अतः हम डेनियल सेल की क्रियाविधि समझेंगे। तो अब सब हेडिंग डाल लो बेटा, डेनियल सेल है ना, ये पढ़ना है अब हमको। वो तो इतना सा बताना जरूरी था कि इसी के अंदर पढ़ रहे हैं। डेनियल सेल की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, यहाँ है ना। हेडिंग डाल ली, डेनियल सेल। डेनियल सेल तो सबसे पहले इसमें है ना, डेनियल सेल मेन हेडिंग होगी, इसमें लिखो संरचना। एक एक चीज पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में ना। संरचना, हाँ लिखिए, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोकर एनोड बनाया जाता है।
लिख लिया भाई, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डालकर एनोड बनाया जाता है ना। ऐसे ही अगली लाइन को इसी प्रकार कंटिन्यू लिखो। इसी प्रकार कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालकर कैथोड बनाया जाता है। कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोकर कैथोड बनाया जाता है। लिख दिया। दोनों इलेक्ट्रोडों को धात्विक तार से संयोजित कर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को धात्विक तार से संयोजित कर देते हैं। लिख दिया। दोनों विद्युत अपघट्यों को लवण सेतु के द्वारा संयोजित किया जाता है। दोनों विद्युत अपघट्यों को लवण सेतु के द्वारा संयोजित किया जाता है। लवण सेतु में लवण सेतु में लवण है ना, ब्रैकेट में लिख दो KCl, कोमा अगार अगार तथा जिलेटिन का मिश्रण भरा होता है। KCl अगार अगार तथा जिलेटिन का मिश्रण भरा होता है। हाँ बेटा, हो गया। अब आप एक काम करो, फटाफट ये डायग्राम बना लो ना बेटा। ये डायग्राम इतना ही बनाना, इस रिएक्शन को मत लिखना यहाँ ना, कंफ्यूज हो जाओगे ना इसी के नीचे ना, अलग से लिखवाऊंगा भी आराम से ना, ठीक है। इतना ही इसको बना दो। अच्छा, ये KCl कैसे जा रहा है, इसको बनाने की जरूरत नहीं बेटा ना। ये एक मिनट देख लेना, ये K प्लस और Cl माइनस इधर इधर डायरेक्शन बनाइए ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें समझाने के लिए बनाया था मैंने ना।
बना लिया गया। ठीक है, करे बेटा आगे कंटिन्यू। बन गया होगा ना? ठीक है, अब सुनो, देखो ना, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अरे स्ट्रक्चर में डायग्राम, और डायग्राम में जो दिख रहा है सब कुछ लिख दिया हमने। आप अपने शब्दों में लिख देना, कोई जरूरत नहीं इसको एग्जैक्ट रखने की, जो जो दिख रहा है वो वैसे वैसे क्या है ना। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हुई इसकी बात संरचना की। ठीक है, इसमें चित्र भी आ गया। अच्छा, अब लिखो क्रियाविधि, डेनियल सेल की क्रियाविधि है ना, क्रियाविधि ऐसे हेडिंग डाल लो। क्रिया ऐसे अलग अलग पॉइंटों में लिखते रहना आप, है ना। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखते रहो बेटा। लिखो सबसे पहले जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिससे जिंक 2+ आयन का निर्माण होता है। जिंक 2+ आयन का निर्माण होता है। अर्थात इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। हो गया? देखो इस जगह क्या लिखो बेटा आप, है ना, जब हम एनोड के लिए लिख रहे हैं ना, तो इसको लिखेंगे एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया। क्यों? देखो ये पूरा एक सेल है मिला करके, तो इस जगह जो अभिक्रिया होगी आधी अभिक्रिया यहाँ हो रही है और आधी अभिक्रिया यहाँ हो रही है, और मिला करके पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। अभी एनोड के अर्ध सेल अभिक्रिया लिख रहे हैं, तो इस पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड यानी सॉलिड फॉर्म में था, जिससे जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो जिंक 2+ बना। 2+ आयन जब भी होंगे तो एक्वस वाला बनेगा AQ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसे ही उसमें लिख दो ना, उसके नीचे एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया और आगे अभिक्रिया लिख दो। हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो एनोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धात्विक तार से होते हुए कैथोड की ओर जाते हैं। कैथोड की ओर जाते हैं। हो गया?
ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा किधर से किधर होती है? एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा किधर होती है बेटा? एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, कैथोड की ओर, कैथोड की ओर उपस्थित अपघट्य कॉपर 2+ व SO4 2- में अपघटित हो जाता है। कॉपर 2+ व SO4 2- में अपघटित हो जाता है। अतः कॉपर 2+ के द्वारा कॉपर 2+ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयन अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है, अपचयन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। तो बेटा अब हम बात करेंगे कैथोड अर्धसेल अभिक्रिया की। तो वहाँ क्या हुआ है? कॉपर 2+ जो पहले से टूट गया था, एक्वस वाला ये, सही है, इसके साथ वो जो इलेक्ट्रॉन आए वो इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गए, तो यहाँ से क्या बन गया? कॉपर सॉलिड, सही है ना। तो ये दूसरी अर्धसेल अभिक्रिया लिख दो ना, कैथोड अर्धसेल अभिक्रिया। हो गई। अब सुनो, दोनों अर्धसेल अभिक्रियाओं को मिला दे तो पूर्ण सेल अभिक्रिया बनेगी, है ना। तो ऐसे लिखो, पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया। देखो बेटाओ, एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, वैसे तो तुम डायरेक्ट ही लिख सकते हो ना। जिंक से क्या बना था? एक तो जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। इधर क्या हुआ था? कॉपर 2+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आके जुड़े और बनेगा कॉपर। क्लियर है क्या? देख लो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। भाई क्या होता है? लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड ऐड होगा, राइट साइड का राइट साइड, है ना। जो सेम है वो काट देना, अलग अलग साइड। इधर क्या बचा? जिंक प्लस कॉपर 2+, सही है क्या। इस तरफ क्या बना? जिंक 2+ कॉपर, ठीक है। आयन वाला है उसके साथ AQ लिख देना, एक्वस, और जो नॉर्मल है उसके साथ सॉलिड लिख देना। ये लिख देना बेटा आप, है ना। फटाफट लिख दो पूर्ण सेल अभिक्रिया। हो गया? ठीक है, हेडिंग डालो, लवण सेतु का कार्य। लवण सेतु का कार्य, ये सब क्रियाविधि में चल रहा है बेटा, है ना। पहला पॉइंट लिखो, परिपथ को पूर्ण करना। लवण सेतु का कार्य में पहला पॉइंट, परिपथ को पूर्ण करना। सेकंड पॉइंट, विद्युत अपघट्य विलयन की, विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना।
विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। ये विद्युत उदासीनता का मतलब समझ में आ गया बेटा? उसने उसको जाके उदासीन किया था ना भाई, प्लस वाला इधर चला गया था, माइनस वाला इधर आके इसको उदासीन कर गया, तो ये विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। और एक पॉइंट और लिख दो, दोनों को आपस में मिलने से रोकना ना। दोनों विद्युत अपघट्यों को आपस में मिलने से रोकना। दोनों विद्युत अपघट्यों को आपस में मिलने से रोकना। ठीक है भाई, आपस में मिलेंगे भी नहीं, है ना। तो ये बात हो जाती है डेनियल शेयर के बारे में। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक तो? ठीक है, अब आगे सुनो बेटा। इस सेल को दर्शाने का, इसके प्रदर्शन का एक तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, है ना। सेल के प्रदर्शन का तरीका, देखो किसी भी सेल को दर्शाने का एक तरीका होता है बेटा, सुनना ध्यान से पहले ना। देखो बीच में डबल लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन, ये विद्युत अपघट्य को बताता है, ये इसको लवण सेतु को बताता है ना। इस तरफ आएगा एनोड, ठीक है, इस तरफ तो क्या आएगा बेटा? एनोड, और इस तरफ क्या आएगा? कैथोड। ठीक है, एनोड को भी कैसे लिखा जाता है? एनोड में भी दो चीजें, एक अपघट्य और एक धातु, इलेक्ट्रोड है, एक मेटल और एक मेटल का जो भी बनेगा अपने पास सॉल्यूशन, सही है ना। दो चीजों को मिलके बनाए, या फिर ऐसे बोल लो जिससे वो कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, एनोड में क्या हो रहा है बेटा? जिंक है, वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा था क्या? एनोड पे क्या हो रहा था? जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, जिंक और जिंक 2+ जाके सब घट्टे में मिल रहे हैं ना, तो उसको लिखते हैं जिंक 2+। एनोड को लिखने का तरीका ये सॉलिड था, और ये देखो वैसे तो इसकी सांद्रता लिखी जाती है ब्रैकेट में, लेकिन जब सांद्रता पता हो तो सीधा सीधा सांद्रता लिख दो, नहीं पता तो फिर हम एक्वस लिख देते हैं कि सांद्रता का अता पता नहीं है। पता हो जैसे 1 m है तो ब्रैकेट में 1 m लिखा मिलेगा आपको, अगर है तो। अभी कोई सांद्रता की बात करी नहीं तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है, पहले इलेक्ट्रोड फिर उसका अपघट्य, मतलब जो जिसमें कन्वर्ट हुआ है उस तरीके से लिखना है। तो एनोड पे क्या हुआ था? जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ था, और उन दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, सही है। सिमिलर कैथोड पे क्या हुआ बेटा? कैथोड पे कॉपर 2+ है ना, वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, तो पहले तो लिखेंगे कॉपर 2+, ये तो है एक्वस, और ये कन्वर्ट हुआ है कॉपर में, सॉलिड। बताओ समझ में आया बात, है ना? ठीक है, क्या क्या बताया बेटा आपको? अब देखो ये तो मैंने वैसे लिख दिया पूरा, अब डायरेक्ट अगर आप इसको देखो तो इसको हटा देता हूँ मैं, एनोड और कैथोड को इसी में लिख देता हूँ डायरेक्ट, बीच में डबल वर्टिकल है। ये हो गया सेल को दर्शाने का तरीका। लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। एनोड में पहले जो इलेक्ट्रोड है उसको लिखेंगे और उससे जो आयन बन रहा है वो, जबकि कैथोड में उल्टा होता है, तो पहले ये लिखा जाएगा बाद में इलेक्ट्रोड आएगा, सही है। जो जैसे हो रहा है ना उसको वैसे ही लिखेंगे हम, बीच में डबल वर्टिकल लाइन आती है, ठीक है। इनके ब्रैकेट में जैसे ठोस अवस्था में तो ठोस, और एक्वस यानी जलीय माध्यम है, विलयन है, तो उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता लिखी जाएगी। सांद्रता का नहीं पता तो एक्वस लिख रहे हैं, ठीक है। ये सेल को दर्शाने का तरीका होता है। सारी बातें समझ में आ गई क्या? सेल कैसे दर्शाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा बेटा, कभी कभी क्या होता है एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोड आ सकते हैं, जैसे जिंक और जिंक के साथ मान लो एक इलेक्ट्रोड और रख रखा है, कुछ सेलों में होता है ऐसा, तो उसको क्या करते हैं दोनों को लिखते हैं तो बीच में कॉमा लगा देते हैं बस, एक से ज़्यादा हो तो, नहीं तो एक एक है तब तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम है कि लेफ्ट साइड एनोड रखा जाता है, राइट साइड कैथोड रखा जाता है, एनोड और अपघट्य के बीच में एक सिंगल लाइन खींचते हैं, ऐसे कैथोड का इलेक्ट्रोड है और उसका अपघट्य उसके बीच में एक सिंगल लाइन खींचेंगे, दोनों एनोड और कैथोड के बीच में डबल वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये नियम ही है इसके सारे, है ना। तो सेल का प्रदर्शन का तरीका तो यही है, बाकी नियम मैं लिखवा देता हूँ एक बार, है ना, ठीक है। तो हेडिंग डालो, सेल के प्रदर्शन का तरीका।
सेल के प्रदर्शन का तरीका। पहला पॉइंट लिखो, एनोड बाईं ओर तथा कैथोड दाईं ओर लिखते हैं। एनोड बाईं ओर तथा कैथोड दाईं ओर लिखते हैं। लिख दिया? दूसरा लिखो, एनोड तथा कैथोड के बीच, एनोड तथा कैथोड के बीच वर्टिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर, है ना। दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचते हैं। दो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, पदार्थ की दो अवस्थाओं का, पदार्थ की दो अवस्थाओं का पृथक्करण, पदार्थ की दो अवस्थाओं का पृथक्करण एक ऊर्ध्वाधर रेखा से किया जाता है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा से किया जाता है। मतलब ये बेटा एक, दोनों एक ही तो पदार्थ है, जिंक और जिंक 2+, अवस्थाएं दो अलग अलग है, एक सॉलिड में और एक एक्वस में, तो दो अलग अलग अवस्थाएं एक सिंगल लाइन से वर्टिकल कर देते। सुनो, ठीक है, आगे लिखो, विलयन की अवस्था वाले पदार्थ के, विलयन की अवस्था वाले पदार्थ के कोष्टक में उसकी सांद्रता लिखी जाती है। ठीक है, तो आई थिंक यही चीजें बताइए सारी से, है ना। अब इसको लिख दो, ये डेनियल सेल का प्रदर्शन हो गया। बाकी सेल बहुत सारे होते हैं, अपन जो पढ़ रहे हैं वो डेनियल सेल के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कॉमन नियम था, सबके लिए था वो। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो अब सुनो भाई, देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार थोड़ा इसको वापस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये समझ में आएगा तो आगे का सारा सिस्टम समझ में आएगा, नहीं तो यहीं से सारा मामला फेल हो जाएगा ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस चैप्टर का कोई टॉपिक पूछो आप तो यही है। देखो सबसे पहले हमने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा बेटा। डेनियल सेल में आपको क्या क्या बताया, देखो डेनियल सेल में कुछ ऐसा बताया कि लेफ्ट साइड तो क्या रखेंगे, यानी बाईं ओर तो क्या रखेंगे, एनोड, और दाईं ओर क्या रखेंगे, कैथोड। एनोड किसका बनाएंगे, जिंक का। विलयन कौन सा लेंगे, जिंक सल्फेट, मतलब अपघट्टे बोलते हैं उसको, है ना। कैथोड किसका बनाएंगे, कॉपर का। अपघट्टे कौन सा लोगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है यहाँ तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ऑक्सीकरण किस पे होगा, एनोड पर, और अपचयन किस पे होगा, कैथोड पर। कैथोड पे क्या होगा, अपचयन। ऑक्सीकरण होगा तो जिंक है वो किस में कन्वर्ट होगा, जिंक 2+ में। अरे जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा ना। यानी जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, जिंक से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, जिंक से, और क्या बनाएगा वो, जिंक 2+। सही है। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं बेटा, कैथोड की ओर। सही है। और वहाँ इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, कॉपर 2+। कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, कॉपर। सही है यहाँ तक।
अच्छा अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर है? एनोड से कैथोड की ओर, सही है। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, सही है ना। तो ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में ना, इसको हम नोट डाल के अलग से लिखेंगे। लिखो नोट में, डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। एनोड से कैथोड की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। आप है ना इस चित्र में भी अगर चाहो ना तो विद्युत धारा की दिशा इस तरीके से बना लो ताकि डायरेक्ट याद भी रहे तुम्हें, है ना। क्योंकि डायग्राम देखोगे जब याद आ जाएगा सीधा सीधा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दिशा तो बनाई रखी होगी ना, उसके विपरीत विद्युत धारा की दिशा बना देना। तो ये मोटा मोटा डैनियल सेल के बारे में सारी चीजें होगी ना। कल इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे ताकि सेल का विभव कैसे आएगा, कितना आएगा, उस चीज के बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आज इतना ही।